हेलो एवरीवन, परसेंटेज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चंस का छोटे छोटे सॉल्यूशंस को देखेंगे और देखेंगे उसका एग्जाम अप्रोच, तो आप कैसे उन क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के साथ आया हूं और आज हम लोग परसेंटेज के बड़े बड़े क्वेश्चंस का छोटे छोटे सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं एक एक क्वेश्चन में एग्जामिनेशन अप्रोच को बता रहा होता हूं और मैं हर एक क्वेश्चन में एक अलग नजरिए से सोचने का तरीका बताता हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक कस्बे की जनसंख्या, इतना बड़ा सा डाटा दिया हुआ है 2,24,375, और यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, अब वो दौर चला गया है जिसमें से 10,000, 20,000, 30,000 जैसे जीरो वाला डाटा दिया जाता था। यहां पे आप देखो कि 2,24,375 बड़ा सा डाटा दिया हुआ है। तो आजकल जो ऐसे डाटा पूछा जा रहा है जिसमें से जीरो नहीं होता और कुछ मुश्किल सा डाटा दिया रहता है, तो ऐसे डाटा के साथ आपको डील कैसे करना है, तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। 2,24,375 इतना जनसंख्या था और यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है तो 4% मतलब कि ये 100 का चीज 104 हो गया होगा, तो 104% हो गई फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर फिर से क्या हो गई 104%। 104%। अब यहां पे प्रॉब्लम होगी कि इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। ये तो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आ गया है और इस कैलकुलेशन को आपको एग्जाम टाइम में करना है, वो भी सेकेंडों में। और ये चीज आप कर सकते हो, थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी चेंज करना होगा। अपने ओल्ड मेथड्स को, जो पुराने तरीके आप लगाते थे, उस मेथड को आपको थोड़ा साइड करके थोड़ा एक नया अप्रोच लगाना होगा ताकि इन क्वेश्चंस को आप तेजी से कर पाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं। अगर डिजिटल सम यहाँ पे फिट हो जाता है तो ये क्वेश्चन में तो कुछ रहा ही नहीं। तो चलिए हम लोग एक बार डिजिटल सम को चेक कर लेते हैं कि शायद ये डिजिटल सम अगर इसमें फिट हो जाए तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। आप यहां पे चेक करो डिजिटल सम। 5, 4, 9 आउट हो गया, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14 कितना मतलब हो गया 5 इंटू यहाँ 4 और 1 5 हो गया, इंटू 4 और 1 हो गया 5। ये 5, 5, 5 को इंटू करते हैं तो 125 हो गया। डिजिटल सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5, 2, 7 और 1 8। तो इसका डीएस कितना हो गया 8। तो हम लोग एक बार जरा ऑप्शन पर नजर डाल लें कि अगर डीएस किसी का 8 निकल आता है तो आंसर हमारा वही होगा। तो यहां हम लोग चेक कर ले, 8, 4, 12, 6, 18 आउट हो गया, 3, 2, 5, 6, 7, तो डिजिटल सम 7 हो गया। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे वही बात हो गया, 8, 6, 14 और 4, 18, 6, 3, 9 तो ऐसे भी आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ डिजिटल सम 2 बचता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर सी जरा देखें। तो 4 और 6 10 और 8 18, ये तीनों तो आउट ही हो गया। 4 और 2 6, डिजिटल सम 6 हो गया फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन 4th बचता है, और जरा हम लोग इसका डिजिटल सम चेक कर ले तो और हम लोग श्योर हो जाएंगे कि आंसर यही होना है। तो यहां से आप देखो कि 8 और 6 14 और 4 18 तो आउट हो गया, और यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 4 और 2 6 और 2 8। तो यहां पे डिजिटल सम कितना हो गया फ्रेंड्स 8, और आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको डिजिटल सम आता होगा। अगर आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिजिटल सम का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, उसे अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें क्लियर किया है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को चेक कर सकते हो, और उस वीडियो में आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर बनता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है और आप एग्जाम टाइम में उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये जितना बड़ा दिख रहा है ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम माइनर सा क्वेश्चन है और आपने शायद ऐसा क्वेश्चन किया भी होगा पहले। बट आप देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना चाहिए आपको एग्जाम टाइम में, जिससे आप एकदम मिनिमम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ। तो यहां पे बोला गया है कि किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त होता है, लेकिन 18 अंक से ये क्या हो गया, फेल हो गया। यदि उसे 65% अंक प्राप्त होता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जितना भी रिक्वायर्ड मार्क्स था उससे ये कितना ले आता है, न्यूनतम अंकों से 6 मार्क्स ये ज्यादा ले आता है। तो आप यहां पे देखो कि 45% पे इसका 18 का कमी हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट होता है, 65% हो जाता है, वैसे ही इसका मार्क्स यहाँ पे जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट था पास होने के लिए उससे 6 अंक इसे ज्यादा मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस 20% के इंक्रीमेंट के वजह से मार्क्स में कितना का डिफरेंस आ गया, यहाँ 18 से फेल हो रहा था और यहाँ पर 6 नंबर ज्यादा हो गया, मतलब कि 24 नंबर का डिफरेंस हो जाता है सिर्फ उस 20% के वजह से। तो आप समझ सकते हो कि 20% जैसे ही ज्यादा हुआ 18 पास भी हो गया और साथ ही साथ 6 मार्क्स ज्यादा भी ले आता है। मींस कितना हो गया, इसका 24 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 20% का मतलब अगर 24 है तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 5 से इंटू कर देंगे 100 बन जाएगा और 24 बच्चे कितना होता है, 120। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आप देख के ही क्वेश्चन को बिना पेन उठाए क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ यहाँ पे देखना था कि 20% का डिफरेंस है और मार्क्स में डिफरेंस यहाँ पे 24 मार्क्स का है, तो 100 का मार्क्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 24 को 5 से इंटू करते हमारा 120 आंसर आता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो जरा आप यहां पे देखो कि जनसंख्या में मेल जो पुरुष है वो बढ़ते हैं 5% के रेट से और महिला बढ़ती है 10% के रेट से। तो हम लोग एक काम करते हैं कि 5% के रेट से ही बढ़ा लेते हैं कि 5% अगर बढ़ जाता है तो कायदे से अगर 10,000 का 5% बढ़ जाए तो केवल 500 ही बढ़ना चाहिए था। तो 500 बढ़ना चाहिए था, बट यहां पे तो बढ़ गया 800 बढ़ गया कि मतलब कि यहां पे 300 एक्स्ट्रा लोग बढ़ चुके हैं। और ये 300 एक्स्ट्रा किसके वजह से बढ़े हैं, तो आप यहां पे देखो कि पुरुष लोग बढ़े थे 5% के रेट से, बट महिला लोग बढ़ी थी 10% के रेट से। तो ये 5% यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, यहां पे मेल है एंड एफ फॉर फीमेल। ये 5% के रेट से बढ़ता है, जबकि फीमेल बढ़ती है कितना, 5% तो बढ़ती ही है, इसके अलावा 5% और है क्योंकि इसका टोटल परसेंटेज कितना है 10%। तो यहां पे 5% के रेट से बढ़ना चाहिए था केवल 500, क्योंकि 10,000 का 5% तो 500 ही होगा, बट यहां पे 300 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब ये हमको ये आप बताओ कि ये 300% कहां से एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि यहां पे फीमेल लोग 5% एक्स्ट्रा बढ़ी थी और इस 5% एक्स्ट्रा के वजह से यहां पे एक्स्ट्रा 300 लोग बढ़ चुके हैं। तो मींस हम लोग यहां ये बोल सकते हैं कि 5% फीमेल बढ़ती है मतलब बढ़ जाते हैं 300 लोग, मतलब कि फीमेल का 5% 300 है, तो फीमेल का वर्तमान जनसंख्या चाहिए मतलब इसका 100% और 100% करेंगे फ्रेंड्स तो सिंपली इसमें 20 से इंटू करेंगे तो इधर भी 20 से इंटू कर देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 100% फीमेल और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 6,000। तो आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को ओरली कैसे किया जा सकता था, तो आप तेजी से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एसएससी के एग्जाम्स में। और आप यहाँ पे देखो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78 अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? ये वेरी 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 इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप देखो कि ये 58.5 अंक प्राप्त की जो कि कितना था? 78%। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 78% मार्क्स मीन्स ये कितना है? 58.5 मार्क्स। तो आप यहां से 13 से इसे काट लो, 13 छक 78, 13 से काट लो इसको, 13 चौक 52 पॉइंट, यहाँ पे 6 हो गया, 13 पंजे 65। तो एक बार इसे 3 से और काट लेते हैं, 3 दूना 6 और ये कट जाएगा कितना? 1.5, 15 45। तो हम लोगों को क्या चाहिए? परीक्षा के कुल कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स, कितने अंकों की ये परीक्षा थी। तो सिंपली अगर ये 2% का मतलब अगर 1.5 है फ्रेंड्स, तो 100 का मतलब यहाँ पे सिंपली हम लोग को 50 से इंटू करना होगा। तो 50 से इधर भी इंटू करते हैं, 15 पचे 75 और यहाँ पे 0 होगा तो पॉइंट और 0 तो वैसे भी आउट हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 75। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामू अपने आय का 72% व्यय करता है, खर्च कर देता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद x की बचत करता है, तो x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100% का वैल्यू क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। और देखिए आप इसे कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप यहां पर देखो कि सिंपली मैं आई से इनकम कर लेता हूं और ई से हो जाएगा एक्सपेंडिचर, खर्च, और एस से हो जाएगा सेविंग। चलिए मैंने इसे डिनोट कर दिया। 72% अगर व्यय करता है फ्रेंड्स, तो ये अगर 100 कमा रहा होगा तो 72 तो ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना रहा होगा? 28%। ये सिंपल है। अगर उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होके ये कितना हो गया? 112। और अपने व्यय में 5% की वृद्धि करती है, इसका 5% वृद्धि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहां पे आप समझ सकते हो कि अगर ये 10% होता तो 7.2 होता, बट यहां पे 5% है तो 3.6 बढ़ जाएगा इसमें से। तो 3.6 अगर बढ़ा देते हैं तो यहां कितना हो जाएगा? 75.6। सिंपल है, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर भी सकते हो। काफी ज्यादा इजी कैलकुलेशन है ये, बट आपको इस तरह से अगर आप लगाते हो क्वेश्चन को तो आप तेजी से कर पाओगे। बट अगर आप ऐसे करते हो कि 72 का 5% बढ़ गया 75, उसके बाद फिर से आप कट करोगे 75 से, ये हो जाएगा कितना? 5 दूना 10, 7 पंजे 35 और 1 36 एंड डिवाइडेड बाय 100 और 0 0 काट दो, ये 3.6 बढ़ गया। उसके बाद 3.6 को आप ऐड करते हो। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें से आपका टाइम जाएगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास एग्जाम टाइम में टाइम ही नहीं होता। तो आपको टाइम की बचत करनी है। एक एक सेकेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक एक सेकेंड को आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए कि 112 अगर कमा रहा है, 75.6 अगर ये खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा होगा? सिंपली हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं। तो 112 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 75.6 को, तो यहां पे कितना बच रहा होगा? ये हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 होगा तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 में 7 जाएगा तो 3। यहाँ पे अब ये कितना सेविंग कर पा रहा है? 36.4। तो पहले का सेविंग इसका था 28, बट अब का सेविंग जब इसका इनकम में जब इंक्रीमेंट हो गया तब ये सेविंग कितना कर पा रहा है? 36.4। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली मेंशन है कि आप देखो कि पहले रामू y की बचत करता था, मींस कि ये y का वैल्यू होगा। और अब जब वेतन वृद्धि हो गया इसका तो x की बचत कर रहा है, तो यहाँ पे जो बचत हो रहा है वो x की बचत यहाँ पे हो रही है। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू 100। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ लिख लेते हैं 36.4 माइनस 28 एंड डिवाइडेड बाय y का वैल्यू हो जाएगा 28 और इंटू 100। 36.4 में से अगर हम लोग 28 को माइनस कर देते हैं तो सिंपली यहां पे कितना बच रहा होगा? 8.4 एंड 8.4 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100। आप यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो आउट कर सकते हो और 28 से ये कितना बार में चला जाएगा?
28 तिया 84 होता है, और 3 और 10, 10 तिया 30 एंड 30% इसका राइट आंसर होगा। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में आप थोड़ा टाइम जा सकता था आपका, यहाँ पे आपको माइनस करना था, उसके बाद फिर यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 करना था, तब आपका जाके आंसर आएगा। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है, जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाते हैं चीजों को, तो आपके लिए क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं होगा, आप तेजी से कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 रुपया, ठीक है। ए का और बी का दोनों का योग 4300 है। ए अपनी वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है। तो ये तो टोटल खर्च ही कर दे रहा है, बचा क्या रहा है। तो ए अपनी वेतन का अगर 95 खर्च कर देता है और बी अपनी वेतन का 80% खर्च कर देता है, और उनकी बचत की राशियां समान है, जो वो सेविंग कर पा रहा है, तो जितना अमाउंट ए खर्च करने के बाद बचा पा रहा है और जितना अमाउंट बी खर्च करने के बाद बचा पा रहा है, दोनों ही अमाउंट क्या है, सेम है। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर ए 95% अगर खर्च कर दे रहा है तो 5% तो बचा रहा होगा, उसका सेविंग है। और ये सेविंग का जो अमाउंट होगा ये बराबर हो जाएगा किसका, बी के वेतन का 80% खर्च करने के बाद जो उसका सेविंग बचेगा। तो यहां पे बी 80% खर्च कर रहा है तो 20% सेव कर रहा होगा। जो पैसा ए का 5% है बचा हुआ पैसा, वो बी के 20% बचे हुए पैसे के बराबर है, क्योंकि यहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि बचत की राशियां समान है। आप यहां देखो कि 5% से सिंपली इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ए बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आप देखो कि 4/1 होगा। और जरा हम लोग क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, दिया हुआ है यहां पे कि ए का वेतन कितना होगा। ए का वेतन मीन्स यहां पे हम लोगों का वैल्यू चाहिए 4 का। अगर इस 4 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो वो 4 का मल्टीपल तो पक्का होगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा होगा। और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल में भी प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल को बेसिक से एडवांस लेवल तक 2 पार्ट में कवर किया है, जिसे मैं पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में है विद एग्जांपल मैंने समझाया है। आप चाहो तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और डिविजिबिलिटी रूल में आपको कभी भी इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आप कंप्लीटली डिविजिबिलिटी रूल को सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देखो कि ए का वैल्यू 4 है, मींस कि 4 का मल्टीपल तो पक्का होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पे देखो 4 का मल्टीपल से अगर बात बन जाए तो काम तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गई। 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, सिंपली हम लोग को लास्ट 2 डिजिट को चेक करना होता है। क्या ये 42 वाला हो सकता है आंसर? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल ही नहीं है। ये 30 वाला हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप यहां देखो 40 वाला चांसेस है और 45 भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही बन सकता है। तो यहां आप देखो कि मैंने इस 4300 का यूज नहीं किया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 4 और 1 5 का मतलब 4300, 1 का वैल्यू आएगा 4 का वैल्यू आएगा, बट 4 का मल्टीपल से भी तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम अप्रोच को मैं हर एक क्वेश्चन में बताते रहता हूं कि तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एग्जाम अप्रोच को बताते रहता हूं, जिसमें से आपका टाइम बचेगा और उस टाइम का आप यूटिलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में कर पाओगे। क्योंकि यहाँ एक एक सेकेंड का खेल हो जाता है फ्रेंड्स। आपका एक सेकेंड भी अगर आप वेस्ट करते हो तो समझिए कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिटर से पीछे हो रहे हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पे, चलिए रेंट पे खर्चा कर देती है। कितना? 30%, जितना भी कमा रही है। और शेष का, चलिए अगर 100 कमा रही होगी, सपोज कि 100 इसका इनकम है, आई फॉर इनकम, अगर ये 100 इनकम है इसका तो 30% तो यहां चला गया। और शेष का 60%, शेष मतलब कि घरेलू खर्च पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक डी कर देते हैं। डोमेस्टिक खर्च कुछ भी इसमें हो जा रहा होगा, इसका डोमेस्टिक एक्सपेंस पे कुछ खर्च हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसका रेस्ट कितना पैसा बच रहा है? 30 तो यहाँ रेंट में चला गया। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 70 का 60% करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 42। तो 42% तो इसका डोमेस्टिक एक्सपेंस में चला गया। और वह प्रत्येक माह 6300 रुपए की बचत कर लेती है। तो कुल मासिक आय क्या होगी? आप यहां पे देखो कि 30% रेंट में चला गया
और जो शेष बचा था 70, उसका 60% किए तो कितना आ गया 42%, तो 42% तो यहाँ चला गया। तो आप देखो यहाँ पे कि 30 और 42 72% तो खत्म ही हो गया इसका, तो बचा कितना इसके पास, केवल इसके पास बचता है कितना 28%। और 28% का जो बचत होता है ये दिया हुआ है कितना के बराबर 6300 के बराबर। तो 7 से इसे काट लेते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा 900। और इसे मैं बनाऊंगा क्या 100 बनाऊंगा 25 से इंटू करके, सिंपली ये 4% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना 900। और अगर इसे हम लोग 100% बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निकालना है हम लोगों को मासिक आय, इसका कुल मासिक आय कितना है, तो 100 बनाने के लिए सिंपली इसे हम लोग 25 से इंटू करेंगे, ये बन जाएगा 100, एंड 25 से इंटू करेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। 25 नवा हो जाता है 225 एंड 00। आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग 9 देखेंगे तो हम लोग डिजिटल सम ढूंढना स्टार्ट कर देंगे कि किसका डिजिटल सम 9 है। तो इसका ही एक ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका ही डिजिटल सम केवल 9 था। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, तो डिजिटल सम हम लोग नहीं लगाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 22.5 का 32% माइनस 2/3 गुना क्यूब रूट ऑफ 512 इंटू रूट 81 इज इक्वल टू वाई है, तो वाई का वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। देख रहे हो कि आपको थोड़ा कैलकुलेटिव सा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। आप देखो कि हम लोग इसे एक लाइन में 2 लाइन में ही इजीली कर पाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये। तो 22.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स 45/2 इंटू 32% को हम लोग लिख देते हैं 32/100 माइनस 2/3 एंड क्यूब रूट ऑफ 512 है, तो सिंपली आपको पता ही है कि 8 का क्यूब है ये, तो इनटू और ये 81 का कितना हो जाएगा 9 एंड इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे इसे हम लोग सीधा सिंपली सॉल्व करते हैं, 3 से इसे आउट करते हैं, ये 3 3 9 हो जाएगा, 8 3 24 दूना 48 48 है यहाँ पे, माइनस यहाँ से 2 से काट लेते हैं, ये चला जाएगा 16 बार में, और सिंपली हम लोग इसे इंटू कर लेते हैं, यहाँ पे 0 है तो रहने देते हैं, यहाँ पे 45 को हम लोग 16 से इंटू कर ले, 6 पंजे 30, 3 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27, और ये हो जाएगा 45, ये 0 ये 2 6 और 7 720, मतलब कि यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7.2, क्योंकि 2 0 भी तो इसमें पॉइंट हो जाना है, 7.20 होगा। तो सिंपली हम लोग इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे छोटे संख्या से बड़े संख्या को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा -40.8 हमारा राइट आंसर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो अगर ये संख्या 100 है तो ये फर्स्ट जो नंबर होगा वो 15% कम है, मतलब कि 85 है, तीसरी संख्या सही है ना। और ये 32 अगर है तो ये कितना होगा 68, 32 सिंपल। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम दिख रहा है आपको, तो 85 में से अगर हम लोग 68 को देखें तो कितना कम हो गया आपको दिख रहा होगा, 17 चौक 68 है, 17 पचे 85 है, तो यहाँ पे 17 का कमी दिख रहा है। तो 17 का कमी है और किससे, संख्या ए से, तो ए से है तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे 85 को नीचे ले लेंगे, क्योंकि से के साथ जो लगा होता है कंपैरिजन हम लोग इसके साथ ही करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 17 पचे 85, 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू अगर आप नहीं जानते हो तो आप कर ही क्या रहे हो, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू बच्चा को पता होता है कि ये हो जाएगा 20%। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, और ये जब परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे होते हो तो उसका बेसिक जब कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो तो वहीं पे ये टाइप को सीख लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। 20% पहले घटा दिया गया है, 20% घटा दिया गया, मतलब इसका की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/5, मतलब 5 का चीज क्या कर दिया गया 4। फिर 15% बढ़ा दिया गया, प्लस 15% कर दिया गया इसको, 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20, मतलब कि 20 का चीज कितना हो गया 23, ये तो बढ़ गया। आप यहाँ पे देखो 20 पंजे 100,
100 का चीज कितना हो गया, 23 चौका 92, तो 92 हो गया। आप यहाँ पे देखो कि 100 का चीज 92 हो गया, मतलब 8 की कमी हो गई, बट कमी कितना का हुआ था, 64 का, 64, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8। तो यहाँ पे निकालना क्या है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारा ये 100 था, तो एक का मतलब अगर 8 है तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 800। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी ज्यादा ये भी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, कुछ खराब थे। शेष खिलौनों में से 25% क्षतिग्रस्त थे। ठीक है, जितना भी शेष था उसमें से 25% तो थोड़ा बहुत उसमें से डैमेज था और 20% तो बिल्कुल ही दोषपूर्ण था। यदि 48% खिलौने सही स्थिति में हो तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। सपोज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि उसका टोटल संख्या x था, तो उसमें से 20% तो दोषपूर्ण निकल आया, मतलब खराब था वो बिल्कुल भी, तो उसका 80% तो बच गया ना, तो 80/100 कर लेते हैं। अब ये जो खिलौना है वो दोषपूर्ण नहीं है, बट शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब कहीं पे वो टूट फूट गया था, दोषपूर्ण बना नहीं था बट टूट फूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया कुछ के वजह से, या दब गया होगा, चपटा हो गया होगा, या टूट गया होगा, जो भी है, बट वो मैन्युफैक्चर ठीक हुआ था बट वो दोष क्षतिपूर्ण हो गया। तो 25% तो क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब कि 75% बच गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो बचा हुआ है x तो टोटल था, टोटल में 20% निकाल दिया तो 80 बच गया। अब 80 में से भी 25% अगर क्षतिग्रस्त को हटा देते हैं तो 75% बच गया, और ये जो बचा हुआ है टोटल, वो बचा हुआ है बिल्कुल भी सही स्थिति में, एकदम सही कंडीशन वाले। अब बचा हुआ है जितना भी खिलौना है, तो ये कितना है इसका संख्या, 4800। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ऊपर में तो 6 दिख रहा है, 3 दूना 6, 6 से इसको काट देते हैं हम लोग, 6 8 48, डबल 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 0 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हो जाने के कारण जॉन 600 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहा है। आपको पता होगा कंजम्पशन होता है वो प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। जब प्राइस अगर अप होगा क्वांटिटी डाउन हो जाएगा, अगर हम लोग कंजम्पशन को फिक्स रखना चाहते हैं तो, या फिर अगर प्राइस डाउन हो जाएगा तो हमारा क्वांटिटी क्या हो सकता है, अप हो सकता है, अगर हम लोग कंजम्पशन को फिक्स रखना चाहे तो यहां पे बोला गया है फ्रेंड्स कि 25% की कमी हो जाता है उसके रेट में। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं कि प्राइस तो कमी हो गई 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 का चीज कितना में मिलने लग गया, 3 में। तो इसका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो 3 का चीज कितना मिलने लगेगा, 4, मतलब पहले आपको 3 मिल रहा था 3 यूनिट, अब मिल पा रहा है 4 यूनिट। तो यहां पे आप देखो कि 1 यूनिट का हम लोग को अलग से मिल पा रहा है, एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, बट यहां पे हम लोग कितना अधिक खरीद पा रहे हैं, 5 केजी, तो 5 केजी आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो यहां पे बताना क्या था कि प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या है। तो आप खरीद कितना पा रहे थे पहले, 1 का मतलब अगर 5 है तो 3 का मतलब हो जाएगा 15 केजी, आप पहले 15 केजी खरीद पा रहे थे, और अब कितना खरीद पा रहे हो आप, 20 केजी। 1 का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20 केजी। बट यहाँ पे प्रति केजी गेहूं का मूल्य पूछा गया, मतलब प्रारंभिक ही पूछा जा रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 600 हम लोग खर्च कर रहे थे, और यहाँ पे क्वांटिटी कितना था फ्रेंड्स, 15, 15 चौके 60, मतलब क्या है यहाँ पे 40 रुपीज पर केजी का रेट था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी, ये कंजम्पशन प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिससे क्वेश्चन कई बार आता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए की आय बी की आय से 25% कम है। चलिए यहां पे कर लेते हैं ए और बी, 25% कम है। जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो चलिए यहाँ पे ए बी सी और डी चारों को हम लोग एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25% का मतलब होता है 1/4, तो अगर इसका 4 है तो इसका 3 होगा, ये रेशियो हो गया।
जिसकी आय, जिसकी मतलब किसकी, बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर इसका आय सी की आय से 40% अधिक है तो 2/5 का मतलब अगर इसका 5 है तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7। और सी की आय डी की आय से 20% कम है। सी की आय जो है वो डी की आय से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। और रेशियो में आपने इसको फिल करना या फिर सब सारे रेशियोज को कंबाइन करना जरूर सीखा होगा। तो हम लोग यहाँ पे फुलफिल करने वाला मेथड लगा लेते हैं। सिंपली इसे 4 4 4 यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, सारे का रेशियो एक साथ आ जाएगा। 7 यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ये तरीका आपने जरूर सीखा होगा पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको इंटू करते हैं यहाँ पे। उससे पहले अगर कुछ कॉमन निकलता है सारे ग्रुप्स में से तो उसको हम लोग हटा लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 और ये 4 पूरा ग्रुप से निकल जा रहा है, आउट हो जा रहा है। तो ये कॉमन था, तो हम लोग इंटू अगर करते भी तो बाद में हम लोगों को तो काटना ही पड़ता, तो इसलिए हम लोग इसे अभी हटा दिए। अब सीधा सिंपली हम लोग इससे इंटू करते हैं। तो यहां पे होगा 3 7 21, यहां पे होगा 7 चौके 28, यहां होगा 5 चौका 20 और यहां आ जाएगा 5 को 5 से करेंगे तो 25। अब यहां बोला गया है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि यहां पे कितना अधिक है, 1 अधिक है। किसकी आय से, सी की आय से कंपैरिजन करना है हम लोगों को। तो 1/20 20 और 1/20 इसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 5%। अगर इसको हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो 5% होगा। तो सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपना टाइमिंग जरूर शेयर करें कि इस क्वेश्चन को आप कितने समय में कर पाए। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था फ्रेंड्स, आप देखो कि कितना आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो 600 रुपए में 300 आम खरीदता है और उनमें से कुछ आम सड़ गए। ये नहीं पता है कि 300 आम में कितने आम सड़ गए, बट इसे खरीद के लाया गया था 600 रुपए में, ये तो क्लियर है। तो जितना डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे इसे लिख लिया। और उसने शेष बचे आम को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया और उसे 210 रुपए का लाभ हो गया। मतलब कि उसे बेचा कितना में होगा टोटल, कि इसे 810 रुपए में बेच दिया होगा और प्रति आम का रेट क्या था, 3 रुपया। तो 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना बार में चला जाएगा ये, 3 दूना 6 3 7 21 मतलब 270। तो 270 आम को बेचा है ये 3 रुपए के हिसाब से, तभी तो ये 810 रुपए में बिक के 210 रुपए का फायदा दे रहा है। तो हम लोगों को यहां आइडिया लग गया कि 300 आम था इसके पास और 270 आम को ये बेच पाया है। तो इससे तो यही पता चला ना कि 30 आम ही इसका क्या हो गया था, सड़ गया था। तो 270 आम को बेचा गया है। तो यहां पे क्या पूछा गया कि फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या है। तो आप देखो यहां पे कि 30 आम सड़ा था कितना में से, इस 300 में से, और गुना 100। तो यहां पे देखो 0 से 0 कट गया, 3 से चला गया ये 10, मतलब कि 10% आम ही इसका खराब हुआ था और यही उसका परसेंटेज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी सा क्वेश्चन था, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया और कितना टाइम लिए थे इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आयत की भुजाओं के माप के दौरान त्रुटिवश उसका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, तो क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। सिंपली इसका फॉर्मूला होता है 10 वृद्धि हो गया था, इसमें भी 8 का वृद्धि हुआ और 10 इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाय 100। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि ओवरऑल परसेंटेज में क्या वृद्धि हुआ, a प्लस बी एंड प्लस ए इंटू बी एंड डिवाइडेड बाय 100। इससे आपका ओवरऑल परसेंटेज निकल आएगा। यहाँ पे आप देखो 10 और 8 18 हो गया, 18 प्लस और ये 0 से 0 चला गया तो 0.8 हो गया। फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो 18.8% का इसका एरर आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी चुनाव में, ये चुनाव वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता है, कभी कभी इसके बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या कभी कभी
बड़े बड़े इसमें से लेंदी लेंदी सॉल्यूशन हो जाते हैं, बट हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे तेजी से कर सकते हैं। तो किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिल जाता है और वो 35,640 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा, मतलब कि 100 का 100% वोट सही था। तो 62% अगर एक उम्मीदवार को मिल जाता है फ्रेंड्स, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल रहा होगा? 38%। यहां तक तो बात सही है। तो ये जीत कितने परसेंट से रहा है? तो सिंपली हम लोग 62 में से 38 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? 4, यहाँ 5 में 3 चला गया तो 2, मतलब कि ये केवल 24% एक्स्ट्रा लाने के वजह से ही तो जीत रहा है। तो 24% का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? 35640। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसे क्या कर लेते हैं? 6 से इसे काट लेते हैं। 6 चौके 24, 6 से काट लेते हैं, 6 पंजे 30, बच गया 5, 6 9 54, बच गया यहाँ पे कितना? 2, 6 चौक 24 और 0। और सिंपली हम लोग को क्या निकालना है फ्रेंड्स? कुल वोटों की संख्या। तो 25 से इसको सिंपली हम लोग गुना करेंगे तो ये 100% आ जाएगा। इसे भी हम लोग 25 से गुना कर देंगे। अब देख पा रहे हो कि 25 चौके 100, मतलब 00 आना कंफर्म है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे आसानी से। अब देखो कि यहाँ 6000 है। 6000 को हम लोग 25 से, अगर हम लोग 20 से गुना कर देंगे 6000 को, तो 12,000, 1,20,000 और उसे 5 से इंटू होगा तो लगभग ये कितना हो सकता है? हाँ, 1,40,000 45,000 के आसपास आ सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन से हम लोग क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि यहाँ पे ये 3,56,400 कैसे हो सकता है? सिंपली यहाँ पे 6000 को हम लोग 25 से ही तो इंटू कर रहे हैं। तो सिंपल आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहो तो इसे इंटू भी कर सकते हो। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी। तो चलिए हम लोग एक और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% ने वोट डाले, ठीक है। तो एक्स का हम लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 90% वोट तो डाल दिया, चलिए 90% वोट डाला गया। अब डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। 80% वैध थे तो इसका 80% कर लेते हैं। ये जो वोट डला है इसका 80% ही तो सही है, वैध है। विजेता को वैध वोटों से 60% वोट प्राप्त हुए। 60% मिल गया विजेता को। तो चलिए जो जीत गया उसे इस तरह से मैं चेक साइन ले लेता हूं, उसका क्रॉस साइन ले लेता हूं, जो हार गया। तो इसे 60 मिला, तो अगले को कितना मिला होगा? 40 मिला होगा। चलिए यहां तो सही है। यदि विजेता को इतना मिला तो विजेता को 60 मिला, तो हम लोग 60% ही रखेंगे। यहां पे अगर ये बोला होता फ्रेंड्स कि कितने मतों से जीत गया, तो इसका दोनों का डिफरेंस ले रहे होते। बट यहाँ डायरेक्टली बोला है कि विजेता को ही इतना वोट मिल गया है, तो सिंपली हम लोग 60% ही रखेंगे। इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोगों को? 64,800 वोट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करें थोड़ा। 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं यहाँ पे, और 9 से तो कट ही जाएगा ये फ्रेंड्स। 9 से 63, बच गया 1, 9 दूना 18, 00। तो यहाँ पे 8 से काट लेते हैं, 8 9 72, 00, 6 से काट लेते हैं इसे, 15 6 90 होता है, 150। अब दिख रहा है कि यहाँ पे 150 और यहाँ 0 0 ही आने वाला है, तो 15 दिख गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव का क्वेश्चन और दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है। अब प्राप्त मतों का अनुपात दिया हुआ है 2:9। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतना वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या होगी? तो यहां पे हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कुल मतों की संख्या निकालनी है। मतलब कि ये 2 और 9, एक को मिला है, जो हारा होगा उसको 2 मिला होगा, जो जीता है उसको 9 मिला होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। मतलब कि जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल पक्का होगा। तो जरा हम लोग थोड़ा चेक कर लें कि 11 का मल्टीपल से बात बनता है क्या। तो अगर 11 के मल्टीपल से बात बन जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं बनता है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। देखते हैं जरा हम लोग 11 का मल्टीपल चेक करके। तो यहाँ पे हम लोग तेजी से 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अल्टरनेट को हम लोग ऐड कर लेते हैं पहले। 1 0 और 0 और यहाँ पे 9, तो 9 और 1 10 हो गया, और 5 और 3 8 और 2 10 और 10 और 10 0 हो गया यहाँ पे। तो चांसेस है कि ये आंसर हो जाए। दूसरा जरा चेक कर ले यहाँ पे। तो यहाँ से 1 0 और ये 0 और ये 9, यहाँ पर भी 10 हो गया, और ये 5 और 2 7 और 3 10, ये भी 0 हो गया। मतलब कि 11 के मल्टीपल प्लस तो बात नहीं बना। थोड़ा एक और देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे है 1 और 2 3, ये आउट हो गया। उसके बाद फिर 9 9 और 3 12 और 5 और 3 8, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो 11 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ऑप्शन कम से कम एक तो आउट हो गया। उसको जरा एक और देख लेते हैं कि 1 और 3 4,
0 और ये 9, 9 और 4 13, 5 2 7 से, तो ये ना 0 होगा ना ही 11 का कोई मल्टीपल होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 11 का डिविजिबल है ही नहीं। तो चलिए यहाँ तो कम से कम ये हो गया कि 50-50 वाला चांस हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो 2 और 9, और 9 का मतलब ये जीतने वाला यही है, और इसका 9 का मतलब दिया हुआ है 9 8 4 3 2 1। थोड़ा 9 से काट ले इसको, इसके बाद हम लोग इसके इनटू कर लेंगे। तो 9 से काट लेते हैं इसे फ्रेंड्स, तो ये 9 से कट जाएगा कितना बार में, 9 एकम 9, ये 0 हो जाएगा, 9 9 81, बच गया कितना यहाँ 3, 9 3 27, और यहाँ बच गया 6, और 9 6 54, और 9 9 81। तो इतना हो गया। सिंपली से हम लोग क्या करेंगे, 11 से इंटू कर देंगे। 11 से इंटू करेंगे तो सिंपली इस चीज को रिपीट करते हैं। तो 9 6 3, उसके बाद 9 0 एंड 1, और यहाँ इसको ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 6 15, 9 1 10, 9 3 12, और 1 13, और 9 1 10, और ये 2 और 1 0। तो सिंपल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप देख पा रहे हो। तो यहाँ 11 का मल्टीपल अगर लग जाता तो बहुत ही आसान हो जाता क्वेश्चन, बट इसमें लगा नहीं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी के 120% के बराबर है, तो इससे ज्यादा लल्लू क्वेश्चन क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि ए बी के 120% के बराबर है। चलिए ए जो है वो बी के 120%, मतलब 120/100 काट लेते हैं इसे, 0 से 0, 5 से 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, या 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो a बाई बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6/5। और यहाँ पे पूछा क्या है, b a प्लस बी का कितना परसेंट है, तो b मतलब कि 5, a प्लस बी मतलब दोनों का ऐड कर देंगे तो 11, 11 का कितना परसेंट, 5/11। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीखना चाहिए, हो जाता है कितना 45.5/11%। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे हल्के क्वेश्चन इस पूरे वीडियो का देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ, और हम लोग इसका हैप्पी एंडिंग करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। संख्या a संख्या b की 8 गुनी है। संख्या a जो है वो संख्या b की 8 गुनी है। अगर ये 1 होगा तो ये इसका 8 गुना है, दोनों का रेशियो ये हो गया। तो संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या b जो है वो कितना कम दिख रहा है, 7 कम है। और किससे, a से, तो कंपैरिजन हम लोग को a से करना है, तो 7/8, 1/8 का होता है 12.5%, 7 से गुना हो जाएगा। तो ये सिंपल, इसका अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 87.5%। तो परसेंटेज का अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना अगर आपको अच्छे से पता है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बस एक केक वॉक होगा, जो कि आसानी से आप कर पाओगे, तेजी से कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आपको आता है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, जिसमें मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का कोशिश किया है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, और आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर रिवीजन करना चाहिए। उम्मीद है कि अगर आपने पूरा वीडियो को देखा होगा तो इस 20 क्वेश्चन में आपने अलग अलग 20 अलग अलग अप्रोच को सीखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को कभी ऑप्शन के थ्रू, तो कभी मल्टीपल के थ्रू, तो कभी किसी और मेथड से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक फ्रेश टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और उसमें फिर से हम लोग जुड़ेंगे नए नए तरीके सीखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।